अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जू 501 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का असाइनमेंट नंबर 3 और इसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 25 10 मार्क्स का ये आपका असाइनमेंट है। सबसे पहले हम असाइनमेंट का टॉपिक पढ़ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन दी टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पोलिस्पर्मी। पोलिस्पर्मी को अवॉइड करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन से प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं सी अर्चन के लिए, उसको हमने इसमें डिस्कस करना है। और वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं हर असाइनमेंट से पहले देती हूँ कि आपने किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने से पहले एटलीस्ट उसको समझ लें। और ये टॉपिक आपके हैंड आउट्स के टॉपिक नंबर 53 से 63 को कवर करता है। और वही सजेशन है कि गूगल करने से पहले हमने अपने हैंड आउट को कंसल्ट करना होता है। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ द पोलिस्पर्मी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलिस्पर्मी कैसी कंडीशन होती है। अगर मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन बताऊं तो उसमें हमेशा एक स्पर्म ही एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए यूज होता है। लेकिन पोली मीन मल्टीपल और स्पर्मी मीन स्पर्म। जब मल्टीपल स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये पोलिस्पर्मी है और इसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रोमोसोम जो है वो 3 टाइम्स खुद को रिप्रेजेंट करते हैं रादर देन ट्वाइस, और ये एक वर्स्ट कंडीशन है। तो सी अर्चन में हम लोग ने देखना है कि किस तरह से पोलिस्पर्मी को अवॉइड करने के मैकेनिज्म हैं। देयर आर 2 मैकेनिज्म, एक है फास्ट रिएक्शन जिसको हम फास्ट ब्लॉक मैकेनिज्म कहते हैं और एक है हमारे पास स्लोअर रिएक्शन जिसको हम स्लो ब्लॉक मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, सो एक हमारे पास फास्ट ब्लॉक रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास स्लो ब्लॉक रिएक्शन है। फास्ट ब्लॉक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाता है, जिसको इलेक्ट्रिक डिफरेंस भी हम कह सकते हैं, चेंज हो जाता है। और स्लो रिएक्शन में कोर्टिकल ग्रैन्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। फास्ट रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाता है लेकिन कम टाइम तक एग्जिस्ट करता है। स्लो रिएक्शन ये फास्ट रिएक्शन के बाद स्टार्ट होता है और काफ़ी टाइम तक परमानेंटली एग्जिस्ट करता है और पोलिस्पर्मी को अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगी कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे आपके हैंडआउट्स के 10 टॉपिक्स जो 53 से लेके 63 तक है वो कवर हो जाएंगे। तो इसलिए भी आपको फ़ायदा है और उसके बाद आप इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस को खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फाइल में आपको आंसर नज़र आ रहा है ये आपकी असाइनमेंट्स आपकी हैंडआउट से लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ डायग्राम ने मैंने यहाँ पे ऐड किए ताकि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। तो आप इसको कॉपी पेस्ट ना करें और इसको समझ के फिर उसके बाद आप इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास है फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। अगर इसको आप सबसे पहले इस डायग्राम से समझे और उसके बाद आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास दो की तरह के वाटर होते हैं, ठीक है, सी अर्चन के लिए। एक हमारे पास सी वाटर, एक हमारे पास फ्रेश वाटर है। सबसे पहले मैं सी वाटर की कंडीशन को डिस्कस करूंगी। आपको सामने दो एग नजर आ रहे हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग है और एक आपको सिंपल एग। तो सिंपल एग में क्या होता है कि सबसे पहले आपने देखना है कि बाहर की तरफ सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव आयन की, और अंदर हमारे पास Cl यानी कि नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद दूसरी बात आपने यहाँ पे ये याद रखनी है कि जब मेम्ब्रेन रेस्ट की कंडीशन में है, यानी कि अभी यहाँ पे स्पर्म एंटर नहीं हुआ, तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल है -70 MV का, राइट। और अब आगे चलते हैं। जैसे ही स्पर्म इसके साथ एंटर होने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और बाहर से अंदर की तरफ पॉजिटिव आयन मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, पोटेंशियल चेंज होके 20 MV पे पहुंच जाता है फर्टिलाइज्ड एग में। अब इसके बाद दूसरी काम हमारे पास ये होता है कि जब पॉजिटिव आयन बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव आयन अंदर ज़्यादा और नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाती है। एक बात तो यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि किसी भी स्पर्म को एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए, अटैच होने के लिए बाहर पॉजिटिव आयन उसको चाहिए होते हैं, अदरवाइज नेगेटिव आयन होने की वजह से वो उस पर अटैच नहीं हो पाता। तो सी वाटर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सोडियम ने बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है। सोडियम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिव आयंस बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। अब उसके ऑपोजिट हमारे पास फ्रेश वाटर की कंडीशन होती है। फ्रेश वाटर की कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे रिवर्स केस विद दी पोटेशियम आयन लिखा हुआ है इसमें फ्रेश वाटर में। तो इसमें क्या हमारे पास होता है कि फ्रेश वाटर में क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा नहीं है तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो Cl है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। तो उसकी वजह से अगेन पोटेंशियल का चेंज आता है।
क्लोरीन जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो बाहर अगेन हमारे पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये नेगेटिव चार्जेस स्पर्म को दोबारा से उसके साथ अटैच होने में रोक देंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ है कि रिवर्स इज द केस विद पोटाशियम आयन। और इसको मेंटेन रखने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलता है और इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये फास्ट रिएक्शन है। तो इसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास स्लो रिएक्शन कैसे होता है। अगर आपको ये डायग्राम की समझ आ गई है यहाँ से, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। इसमें हमने सबसे पहले देखना है आपको एक ये कॉन्सेप्ट ऑफ द डायग्राम ऑफ द एग, उसके बाद आप इसको समझ सकेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बाहर की तरफ एग में हमारे पास बाहर एग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और अंदर की तरफ हमारे पास वेट लाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये बेसिकली ग्रैन्यूल्स होते हैं जो के प्रोटीन को रिलीज करते हैं इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान, ताकि स्पर्म को मजीद एग के साथ फर्टिलाइज ना होने दिया जाए। अब ये डायग्राम अगर आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है तो हम इसको पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए पोलिस्पर्मी को। अब क्या होता है कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने दो काम करना है। सबसे पहले इसने काम ये करना है कि इसके ऊपर वेटलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पर्म को अटैच होने में हेल्प करते हैं, तो उसने इन रिसेप्टर्स को रिमूव करना है। सबसे पहला काम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ने ये करना है। दूसरा, इसने यहाँ पे काम करना है वेटलाइन मेम्ब्रेन में, इसको हार्ड करने में। जैसे ही वेटलाइन मेम्ब्रेन हार्ड हो जाएगी, एग के सेंटर से यहाँ से फर्टिलाइजेशन का काम स्पर्म एंटर होके नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिक दो काम है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या चीज़ रिलीज करते हैं और किस तरह से ये वर्क करती हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये दोनों काम करने में, दोनों फंक्शन परफॉर्म करने में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Directly beneath the sea urchin egg plasma membrane are about 15,000 cortical granules वहाँ पे present होते हैं। Upon sperm entry, these cortical granules क्या करते हैं कि ये content को release करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटलाइन envelope के दरमियान में as protein। Contents mean proteins। इन प्रोटीन्स को अब हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं। कुछ इंजाइम्स होंगे, कुछ इसमें माइकोपोलिसक्राइड्स होंगे, पेरोक्सीडेज एंजाइम है, आगे भी हाइलिन एंजाइम ही है, यानी कि प्रोटीन्स हैं। एंजाइम हमें पता है कि हमारे पास प्रोटीन्स ही होती हैं। अब ये चार इसमें कंटेंट को रिलीज करेगा, ये चारों कंटेंट किस तरह से एट द एंड वेटलाइन मेम्ब्रेन को हार्ड करेगा, हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसने यहाँ पे हमें कहा है कि सबसे पहला एंजाइम ये सेरीन प्रोटीएज एंजाइम है। यहाँ पे इसने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन हम इसको अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। इसका काम क्या है कि सबसे पहले इसने क्लिप ऑफ कर देना है बाइंडिंग रिसेप्टर्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ताकि एग के साथ स्पर्म आके अटैच ही ना हो सके। दूसरा ये काम करता है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको यहाँ पे रिंग्स नजर आ रही हैं, इसको टायरोसिन की रिंग होती है, इसको ये रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वेटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान से डिस्टेंस भी बढ़ जाता है और इनका आपस में कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है एक एग को फर्टिलाइज करने के बाद। दूसरा, इसमें क्या चीज़ रिलीज हमारे पास होती है, म्यूकोपोलिसिक्राइड। म्यूकोपोलिसिक्राइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जैसे ही रिलीज होता है, वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और क्या होता है, एग जो है वो उसका वो एक्सपैंड हो जाता है। इससे क्या हमें फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि एग जैसे एक्सपैंड होगा, वेटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्टेंस आपस में बढ़ जाएगा और अगर कोई बाय चांस बाहर से स्पर्म दोबारा से एंटर होने की कोशिश करता है तो एग तक पहुंचकर उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। थर्ड, हमारे पास जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है उसका नाम पेरोक्सीडेज एंजाइम है। ये दोबारा से वाटर जो अंदर एंटर हुआ है उसको पेरोक्सीडेज में कन्वर्ट करता है और जो हमारी रिंग यहाँ पे ख़त्म हुई थी काइनेज की, उसको अगेन बना देता है। ठीक है, इससे ये फायदा होता है कि हर एक स्पर्म की एनर्जी सेम नहीं होती, तो वो ही सिर्फ आके एग को फर्टिलाइज करेगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और बाकी इस रिंग की वजह से यहाँ पे एंटर नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, इस टायरोसिन रिंग के दोबारा बनने से क्या होगा कि ये वेटलाइन मेम्ब्रेन हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट हमारे पास जो चीज़ रिलीज हो रही है वो हाइलिन एंजाइम है। अ फोर्थ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल प्रोटीन हाइलिन फॉर्म्स अ कोटिंग अराउंड दी एग। इसके इर्द गिर्द दोबारा से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोटिंग है और एक अगेन कोटिंग बना देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जिसकी वजह से वेटलाइन मेम्ब्रेन हमारी, ये एग हमारे के बाहर की मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और इसकी वजह से मजीद जो स्पर्म है वो आके एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। In mammal, the cortical granules reaction does not create a fertilization envelope, but it is ultimate effect the same. Released enzyme modify the zona pellucida sperm receptors such that they can no longer
लॉन्गर बाइंड स्पर्म, वो मजीद उसको स्पर्म को बाइंड नहीं कर पाते क्योंकि रिसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें रोल ऑफ, यहाँ तक फास्ट और ब्लॉक दोनों हमारा फास्ट और स्लो ब्लॉक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। रोल ऑफ कैल्शियम इसमें अगर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि फास्ट ब्लॉक को मूव करने के लिए, उसको परफॉर्म होने के लिए हमें सोडियम इन्फ्लक्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। अब ये कैल्शियम किस तरह से काम करता है, अब यहाँ पे दोबारा एक फास्ट ब्लॉक है, एक स्लो ब्लॉक है। फास्ट ब्लॉक को यहाँ अगेन एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही, वो आगे मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम स्लो ब्लॉक को देखते हैं तो उसी तरह से जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है कि टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेशन होती है, जिसकी वजह से टायरोसिन की जो रिंग्स है रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होती है और यहाँ पे एंडोसाइल ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट होता है। ये NAD को काइनेज की एक्टिवेशन करेगा और उसकी वजह से NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की एक्सोसाइटिस स्टार्ट हो जाएगी। एक्सोसाइटोसिस की वजह से यहाँ पे कंटेंट यानी कि वो प्रोटीन या अपने एंजाइम्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा यहाँ पे रोल ऑफ कैल्शियम भी मेंशन कर सकती हैं। तो इसके साथ हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ये असाइनमेंट में जितना भी कंटेंट है ये आपके हैंडआउट्स में लिया गया है और सिवाय मैंने इसमें सिर्फ डायग्राम्स इसमें खुद से एंटर किए हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस पूरे टॉपिक को समझने के बाद आपने खुद से इसको लिखने की कोशिश करनी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।